दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये पिछली स्टोरी का सेकंड पार्ट है। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसका जो पहला पार्ट है आप जाके देख सकते हैं। 2 दिन पुराना ये वीडियो है और उस कहानी का जो टाइटल था वो था गोल्डन स्वान। और दोस्तों, परसों मैंने इस कहानी को कवर किया था जिसमें से कहानी पूरी नहीं हो पाई थी, तो आप कई लोगों के कमेंट है कि सर इस कहानी को आप पूरा कीजिए। तो दोस्तों, अब जो कहानी है उसका जो सेकंड पार्ट है वो आज मैं कवर कर रहा हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया, यदि आप इसका पिछला पार्ट इसको पूरा समझना चाहते हैं तो पिछला पार्ट जाकर देख सकते हैं। कहानी का जो टाइटल है वो है गोल्डन स्वान। तो दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप इसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द इनोसेंट daughters replied, Mother, this will hurt the swan। क्या मतलब हुआ? The innocent daughters replied। दोस्तों, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष या फिर मासूम। और ये एडजेक्टिव है। द इनोसेंट डॉटर्स रिप्लाइड, क्या अर्थ हुआ कि मासूम बेटियों ने जवाब दिया। मदर, माँ। दिस विल हर्ट द स्वान। हर्ट का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना। तो जो मासूम बेटियां थीं उन्होंने जवाब दिया, माँ, दिस विल हर्ट द स्वान, मतलब ये हंस को चोट पहुंचाएगी। ही हैज़ बीन सो गुड टू अस। वह हमारे प्रति बहुत अच्छा रहा है। वी विल नॉट कॉज एनी पेन टू हिम। और दोस्तों, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों में गागेगी आता है। ऐसे वाक्यों में विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। वी विल नॉट कॉज एनी पेन टू हिम, क्या अर्थ हुआ कि हम उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। आगे देखिए। They advised their mother to give up her idea, but the mother was adamant. They advised their mother। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। एडवाइस का मतलब होता है किसी को कोई सलाह मशवरा देना, सुझाव देना। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और यहाँ पर जो बेटी है वो मतलब कि एक से ज़्यादा है, इसलिए दे का यूज़ किया गया क्योंकि वो प्लूरल हैं। और देयर का यूज़ दोस्तों जब किया जाएगा जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित हो, तो वहाँ पर देयर का इस्तेमाल किया जाता है। और आप इस शब्द को नोट कर लीजिए। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। दे एडवाइज देयर मदर, उन्होंने अपनी माँ को सुझाव दिया। टू गिव अप हर आइडिया, कि वो अपने विचार को छोड़ दें, त्याग दें। बट द मदर वॉज एडमेंट, लेकिन जो माँ थी वो अडिग थी। एडमेंट का मतलब होता है किसी बात के ऊपर अडिग होना, अटल होना। लेकिन जो उनकी माँ थी वो बिल्कुल अटल थी। आगे देखिए। नेक्स्ट टाइम मतलब कि अगली बार। व्हेन द स्वान केम, दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। का मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। अगली बार व्हेन द स्वान केम, जब हंस आया। द ग्रीडी मदर कॉट हिम अनअवेयर, एंड एज शी स्टार्टेड पुलिंग आउट हिज गोल्डन फेदर्स दे चेंज्ड इनटू सम स्ट्रेंज फेदर्स। क्या अर्थ हुआ? नेक्स्ट टाइम अगली बार। व्हेन द स्वान केम, जब हंस आया। द ग्रीडी मदर, और दोस्तों ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। जो लालची माँ थी, कॉट हिम अनअवेयर, उसने उसको पकड़ लिया। कैच मतलब पकड़ना, सेकंड में कॉट, उसको पकड़ लिया। अनअवेयर, अनअवेयर का मतलब होता है किसी चीज़ से अनजान होना, किसी चीज़ के बारे में पता ना होना। अगली बार जब हंस आया तो जो लालची माँ थी, द ग्रीडी मदर कॉट हिम अनअवेयर, उसने उसको पकड़ लिया अनजाने से। एंड एज शी स्टार्टेड पुलिंग आउट हिज गोल्डन फेदर्स, पुल मतलब खींचना। और जब उसने एज शी स्टार्टेड
पुलिंग आउट हिज गोल्डन फेदर, और जब उसने उसके सुनहरे पंखों को खींचना शुरू किया, दे चेंज्ड, वो बदल गए, इनटू सम स्ट्रेंज फेदर्स, कुछ अजीब पंखों में बदल गए। और दोस्तों स्ट्रेंज का मतलब था अजीब। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अगली बार जब जो स्वान था, हंस था, वो आया तो जो लालची माँ थी उसने उसको पकड़ लिया और उसके पंखों को, जो उसके सुनहरे पंख थे, उनको खींचने लगी और वो एक अजीब से पंखों में बदल गए। द मदर वॉज शॉक्ड टू सी द चेंज, जो माँ थी वो इस चेंज को, इस बदलाव को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। आगे देखिए। द स्वान सैड, हंस ने कहा, पुअर मदर आई वॉन्टेड टू हेल्प यू बट यू हैव हर्ट मी इंस्टीड। क्या अर्थ हुआ? द स्वान सैड, हंस ने कहा, पुअर मदर मतलब कि गरीब माँ, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं जहाँ आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको पहली वर्ब के बाद टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद जब आप अगली वर्ब लगाएंगे तब आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो क्या अर्थ हुआ इस तरह से कि हंस ने कहा, गरीब माँ, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता था, बट यू हैव हर्ट मी इंस्टीड। दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाए जाना। ऐसे वाक्यों में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। इंस्टीड का मतलब बजाय, तो उसने क्या कहा, बट यू हैव हर्ट मी इंस्टीड, लेकिन तुमने इसकी बजाय मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है। तो दोस्तों पूरी तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला? हंस ने कहा, द स्वान सैड, गरीब माँ, आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता था, बट यू हैव हर्ट मी इंस्टीड, लेकिन आपने इसकी बजाय मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है। एज़ पर माई विश, मेरी इच्छा के अनुसार, आई यूज़ टू गिव यू द गोल्डन फेदर। दोस्तों यहाँ यूज़ टू का इस्तेमाल किया गया। यूज़ टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम ये दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज़ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, हंस ने, एज़ पर माई विश, अपनी इच्छा के अनुसार, आई यूज़ टू गिव यू द गोल्डन फेदर, मैं आपको सुनहरे पंख दिया करता था। नाउ अब, माई फेदर्स विल फैच यू नथिंग, अब आपको मेरे पंखों से कुछ भी नहीं मिलेगा। द मदर रियलाइज्ड हर मिस्टेक। दोस्तों रियलाइज़ का मतलब होता है किसी बात का एहसास होना, और सेकंड फॉर्म में रियलाइज्ड, आप इसे नोट कर लीजिए। द मदर रियलाइज्ड हर मिस्टेक, माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। शी फेल्ट सॉरी एंड साउट स्वान्स अपॉलॉजी। दोस्तों इसमें जो जो वर्ड आपको नहीं पता आप कृपया करके उनको नोट कर लीजिए। फील, FEEL, फील का मतलब होता है महसूस करना, और सेकंड फॉर्म है फेल्ट, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। शी फेल्ट सॉरी, फील सॉरी का अर्थ होता है दुख होना, तो क्या अर्थ हुआ? शी फेल्ट सॉरी, उसे दुख हुआ। एंड साउट, और उसने मांगी, स्वान्स अपॉलॉजी, और उसने हंस से माफ़ी मांगी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द मदर रियलाइज्ड हर मिस्टेक, माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। शी फेल्ट सॉरी, उसे दुख हुआ। एंड साउट स्वान्स अपॉलॉजी, और हंस से माफ़ी मांगी। आगे देखिए। आई कैन सी दैट देयर इज़ नो नीड टू हेल्प यू एनी मोर एंड सो आई एम गोइंग अवे फ्रॉम दिस प्लेस। क्या अर्थ हुआ? आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, दैट मतलब कि, दोस्तों ये एक डिस्क्रिप्टिव क्लाउज है। तो क्या अर्थ हुआ कि आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, दैट की, देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, टू हेल्प यू, तो आपकी मदद करने की, एनी मोर, अब और अधिक आपकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड सो, इसलिए, आई एम गोइंग अवे फ्रॉम दिस प्लेस, मैं इस जगह से दूर जा रहा हूँ। सैड द स्वान, हंस ने कहा। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो हंस था उसने क्या कहा कि मैं देख सकता हूँ कि अब आपकी मदद करने की और कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आई एम गोइंग अवे फ्रॉम दिस प्लेस, मैं इस जगह से दूर जा रहा हूँ। हंस ने कहा। देन ही फ्लू अवे एंड नेवर केम बैक। दोस्तों नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों आमतौर पर जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तब हमें क्या करना होता है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। नॉर्मली हमें क्या करना होता है कि
चलिए दोस्तों, तो मैं आपको अभी क्या समझा रहा था, तो मैं इसको कागज़ का यूज़ करके समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब जो हम फार्मूला लगाते हैं वो ये होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं वाक्य देता हूँ कि मैंने खाना नहीं खाया, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आई डिड नॉट ईट द फूड, तो इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेवर का प्रयोग करेंगे तो जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैंने लिख दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट है, लेकिन डिड नॉट का इस्तेमाल हमें नहीं करना, हमें करना है नेवर का। तो इसका यूज़ क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर, और जब आप नेवर लगाएंगे तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है, फिर आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं वहाँ कभी नहीं गया, तो यहाँ पर दोस्तों मैं नेवर का प्रयोग करके वाक्य को बना रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई नेवर वेंट देयर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब आप नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो डिड नॉट के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन अगर आप नेवर का प्रयोग करेंगे तब आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। अब दोस्तों अगर यदि आपको ये समझ में आ गया तो यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस देना चाहूँगा, उसको आप नोट कर लीजिए ताकि आप इसको ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। नोट कर लीजिए, मैंने उसे कभी नहीं पढ़ाया। आई रिपीट द सेंटेंस, मैंने उसे कभी नहीं पढ़ाया। तो यदि आप नेवर का इस्तेमाल करना सीख गए हैं तो आप इस सेंटेंस को ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ से देख लेते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। उसने क्या कहा, स्वान ने, हंस ने क्या कहा कि मैं देख सकता हूँ कि अब आपको आपकी मदद करने की और ज़रूरत नहीं है, इसलिए आई एम गोइंग अवे फ्रॉम दिस प्लेस, मैं इस जगह से दूर जा रहा हूँ। देन ही फ्लू अवे, और दोस्तों फ्लाई मतलब उड़ना और ये सेकंड फॉर्म है, फिर वो उड़कर चला गया। एंड नेवर केम बैक, और कभी वापस नहीं आया। तो दोस्तों नेवर का यूज़ यहाँ था, इसलिए मैंने आपको समझाया। चलिए आगे देखिए। द मदर एंड हर डॉटर्स नाउ डिड नॉट हैव एनीवन टू हेल्प देम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट का पजेसिव मतलब होता है जब हम ऐसा कुछ दिखाते हैं कि पास्ट में किसी एक व्यक्ति के पास कुछ था या नहीं था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव कहते हैं। और नेगेटिव में पास्ट पजेसिव में डिड नॉट हैव का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो दोस्तों ये जो पूरी लाइन है डिड नॉट हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इस तरह से मीनिंग क्या हुई, द मदर एंड हर डॉटर्स नाउ डिड नॉट हैव एनीवन टू हेल्प देम, कि माँ और बेटियों के पास अब उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। एज डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन गुजरे, दे बिकेम पुअर अगेन। दोस्तों बिकम होता है, बिकम मतलब होना या बनना, सेकंड फॉर्म होती है बिकेम। तो क्या अर्थ हुआ कि एज डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन गुजरे, दे बिकेम पुअर अगेन, वे दोबारा से गरीब बन गए। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए, छोटा सा मॉरल है। एक्सेस ग्रीड इज़ हार्मफुल। दोस्तों एक्सेस का मतलब होता है अधिक, अधिकता, उसे एक्सेस कहा जाता है। ग्रीड मतलब लालच और हार्मफुल मतलब होता है हानिकारक। अधिक लालच हानिकारक होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, बल्कि कहानी जो थी वो पिछली कहानी का ही सेकंड पार्ट थी। और आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप इसे पूरा कीजिए, तो मैंने इसे आज पूरा किया। वैसे दोस्तों गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, तो मैंने, लेकिन फिर भी आपके लोगों के कमेंट देखते हुए मैंने सोचा कि इसको पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू।